हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार भौतिक विज्ञान में जो पहला अध्याय है आपका वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज से हम भौतिक विज्ञान आरंभ करते हैं जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य जीवन में आपने बहुत सारी ऐसी परिघटनाओं को देखा होगा, जैसे कि रेनबो का बनना, आकाशीय बिजली का चमकना, रात में तारों का टिमटिमाना, या आपने सुन रखा होगा कि जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पे हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। इन सब के अतिरिक्त आप बहुत सारे प्रकाशीय उपकरणों के बारे में भी जानते हैं, जैसे चश्मा और दर्पण, और इसी प्रकार से आप जानते हैं, थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे लेंस के बारे में और दर्पणों के बारे में। तो हमारा जो आज का ये अध्याय है इन्हीं सब पे केंद्रित है, जिसमें हम प्रकाश तथा उससे संबंधित उपकरण कैसे होते हैं, या उसमें किस प्रकार के उपकरणों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने सूक्ष्मदर्शी भी देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि किसी अति सूक्ष्म चीज़ को बहुत बृहद करके दिखाया जा सकता है, जिसमें प्रकाश की सहायता से। प्रकाश सीधी रेखा में परिगमन करता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम लेंसों और दर्पणों का उपयोग करते हुए प्रकाश को मोड़ भी सकते हैं और उसे जिस प्रकार चाहें उपयोग कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इसी पे केंद्रित है। आइए देखते हैं कि आज की चर्चा में हम कौन कौन से बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि प्रकाश होता ही क्या है, उसके बाद परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब उसके प्रकार क्या होते हैं। बहुत प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब आप देखेंगे कि अगर दर्पण के सामने आपने किसी को खड़ा किया और दर्पण समतल है तो वो प्रतिबिंब जो होगा, जैसा वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा। लेकिन कुछ दर्पण गोलीय दर्पण है, अगर जैसे आपने इस चम्मच में देखिए, चम्मच को मान लीजिए कि एक दर्पण है, उसमें देखिए तो जो वस्तु उसमें जिसकी छाया आप देखना चाह रहे हैं वो उल्टी हुई नज़र आएगी, प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब भी बहुत प्रकार के होते हैं। अब दर्पणों की जो क्रियाविधि होती है कुछ निश्चित नियमों के अनुरूप होती है। उन अनुरूपों को जानने के लिए हम किरण आरेखों का उपयोग करेंगे। तो दर्पणों का जो उपयोग होता है या उनकी क्रियाविधियों उसके समझने के लिए किरण आरेखों का उपयोग करके हम दर्पणों का वो समझेंगे। उसके बाद दर्पणों का उपयोग होता है, जैसे समतल दर्पण का अलग उपयोग है और अवतल दर्पण का अलग, उत्तल का अलग। उसके बाद चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र। इन सब को पढ़ने के बाद हम अगला एजेंडा तय करेंगे, जब हम लेंसेस के बारे में जानेंगे, लेंसेस क्या होते हैं और उनका क्या महत्व होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जर्वेशन की या समझने की। लेंसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे और उनके बारे में जानते भी होंगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति जिसकी आंखें कमज़ोर हैं वो चश्मा पहनता है तो लेंस, वो जो चश्मा उसको फिट बैठता है, उसकी आँखों की उसकी नेत्र में जो विकृति है उसके अनुरूप होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए वो लेंस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। तो ये एक उपयोग तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे उपयोग पढ़ेंगे जब हम वहाँ पे आएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। प्रकाश, जैसा कि हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। उन्हीं स्वरूपों में से एक स्वरूप होता है प्रकाश। अब प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है, तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके घर में एक बल्ब जलता है। बल्ब किससे जलता है, चाहे वो CFL हो, LED हो या पीला वाला बल्ब हो, उसके लिए आपको विद्युत ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ती है। तो वैद्युत ऊर्जा एक स्वरूप हो गया। वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हुआ, प्रकाश में। इस प्रकार प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्वरूप हो गया। और अगर आरंभ से यदि सोचें तो जैसे जहाँ से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है
मान लीजिए किसी ऐसी जगह से जहाँ ताप द्वारा टरबाइन चला के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। उदाहरण के लिए जैसे NTPC नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन, वो कोयले को जला के विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो दहन ऊर्जा का परिवर्तन हो गया विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। इस प्रकार ऊर्जा एक स्वरूप से बदलते हुए दूसरे स्वरूप में, फिर तीसरे स्वरूप में प्रकाश ऊर्जा में अंततः आ जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा एक स्वरूप है जो हमको देखने में सक्षम बनाता है। अब प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है तो इसके निरूपण के लिए भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इत्यादि। तो प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में आइए देखते हैं। पहला गुण है कि यह एक विद्युत चुंबकीय धारा होती है और इसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब पहली बात तो विद्युत चुंबकीय धारा, प्रकाश जब गति करता है तो दो प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। जब वो गति करता है, प्रकाश कणों का एक बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं। उनके जिस दिशा में वो गति कर रहे हैं और जिस दिशा में उसके परपेंडिकुलर एक क्षेत्र का और एक तरफ दूसरे क्षेत्र का निर्माण होता है। जो पहला क्षेत्र होता है वो वैद्युत होता है और जो दूसरा क्षेत्र होता है वो चुंबकीय होता है। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जो कण, जितने भी आवेशित कण हैं, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अपने चारों तरफ निर्माण करते हैं। उन्हें वैद्युत चुंबकीय धारा कहते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा गति से गतिमान हो, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब माध्यम क्या होता है? जैसे कि पहले टेलीफोन होते थे तो आवाज़ के प्रोपगेशन के लिए, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम होता था। वैद्युत ऊर्जा को तारों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि के परिगमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल है तब वहाँ पे ध्वनि आगे जा सकती है, और लोहे का तार है या लोहे की रॉड है उससे ध्वनि आगे जा सकती है। निर्वात में ध्वनि जो है वो परिगमन नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम वही है कि ठोस, द्रव और गैसीय माध्यम। ये कोई माध्यम नहीं हो, कुछ नहीं हो, एकदम निर्वात हो, तब भी जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पृथ्वी से बाहर का जो वातावरण है, वहाँ पे ना तो कोई वायुमंडल है, ना तो कुछ है, ना ही कोई ठोस है, तो वहाँ भी सूर्य की प्रकाश की किरणें तो पृथ्वी पर आती ही हैं, तो निर्वात से होते हुए चली जाती हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश के परिगमन के लिए, उसके प्रोपगेशन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। आप टॉर्च ले सकते हैं, उसकी लाइट मारिए, आपने जिस तरह से फोकस को सेट किया होगा उसी गति में वो उसी दिशा में गति करेगा और ये सीधी रेखा होगी। प्रकाश को अगर किसी उपकरण में इस प्रकार से प्रतीत होता है कि प्रकाश की जो प्रकाश के परिगमन का जो मार्ग है वो मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा उस उपकरण की उस उपकरण के निर्माण की वजह से या उसके डिजाइन की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि प्रकाश का मूल स्वभाव है कि वो एक सीधी रेखा में गति करे। तीसरा बिंदु देखें, प्रकाश दोहरे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ये इस पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश बहुत सूक्ष्म कणों, जैसे इन्हें फोटॉन्स कहते हैं, उनसे निर्मित होते हैं। अब कण है और कण जो है बहुत ही ज़्यादा गति से क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो गति कर रहे हैं। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस गति से वो, इस वेग से वो गतिमान है।
होता क्या है कि ये प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और एक धारा की तरह भी व्यवहार करता है। मतलब कण को अंग्रेजी में पार्टिकल कहते हैं और धारा को वेव कहते हैं। तो ये जो कण की तरह भी व्यवहार करना है और धारा की तरह व्यवहार करना है प्रकाश का, इसे ही कहते हैं दोहरे गुणों का प्रदर्शन, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब जैसे आपने ये प्रकाश छाया उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा प्रकाश अगर किसी माध्यम में आ रहा है, बीच में आपने कोई बाधा उपस्थित करती, तो उस बाधा की छाया उत्पन्न होगी। ये भी एक प्रकाश का गुण है। निर्वात हो या कोई माध्यम, प्रकाश की गति सदैव एक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसके उदाहरण पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराए, अब आते हैं आपके कोर टॉपिक पे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, तब 2 तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण सतह से टकराती है और सतह से ही वापस हो जाती है, टकरा के वापस हो जाती है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन कब होता है? जब वो टकराने के बाद अब जैसे मान लीजिए जिस कोण से टकरा रही है, उस कोण से टकराने के बाद फिर वो बाहर निकल जाए पदार्थ से होते हुए, लेकिन उसके टकराने और बाहर निकलने में उसके कोण में, मतलब जो आपतित किरण, जो किरण आ रही है, आके टकरा रही है, उसे आपतित किरण कहेंगे। टकराने के बाद उसके पार होके थोड़े से उस कोण से विचलित होके जो बाहर जा रही है, उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। इन दोनों के में यही विभेद होता है कि अपवर्तन में किरण क्या होती है, पदार्थ के या जो भी सतह है उसके आर पार हो जाती है, और परावर्तन में किरण क्या होती है कि सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। अब वापस लौटने की जो प्रक्रिया है वो हम बाद वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यह प्रकाश के परावर्तन का है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसा कि इस परिभाषा में लिखा गया है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से तात्पर्य यह है कि आपने एक शीशा लिया और उसके एक पृष्ठ पे लगा दिया ऐसा कोई पदार्थ जो बहुत चमकीला हो। ज़्यादातर हम सिल्वर के नाइट्रेट लगाते हैं या लेड सल्फाइड भी लगा सकते हैं। एक तरफ आपने शीशे की उस प्लेट की तरफ लेड सल्फाइड या सिल्वर नाइट्रेट या कुछ ऐसा पदार्थ लगाया जो उसको चमकीला बना देता है। आप एक समतल दर्पण की कल्पना कर सकते हैं कि उसके एक भाग पे क्या हुआ, एक तरह का लेप लगा हुआ है, दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं तो स्वयं को देखते हैं। तो वो समतल दर्पण की कल्पना करिए कि आपने उसको क्षैतिज रूप से रखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक किरण जिसकी एरो उस समतल दर्पण पे पड़ रही है, वो है आपतित किरण। बीच की जो लाइन है उसको नॉर्मल कहते हैं, जो समतल दर्पण के परपेंडिकुलर 90 अंश के कोण पे खड़ी है। और जो किरण टकरा के वापस जा रही है, जिसका तीर ऊपर की तरफ है, वो है परावर्तित किरण। तो ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो एंगल आई है, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण और जो परावर्तित किरण है और नॉर्मल के बीच कोण है, उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है, मूलभूत नियम है। दूसरी चीज़, अब नॉर्मल को ही मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, नॉर्मल की आपतित किरण, और अब नॉर्मल पे ही अगर कोई आपतित किरण आ रही है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि ये सीधी रेखा है जो दर्पण के एकदम 90 डिग्री पे खड़ी है, ये अगर आपतित किरण होती तो ये टकरा के वापस चली जाती। तो इस प्रकार ये है परावर्तन का नियम। आगे चलते हैं। परावर्तन के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपतित किरण, आपतित कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। और जब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने लगेंगे स्लाइड के माध्यम से, तो उसमें कुछ ऐसे इमेजों का प्रयोग बृहद पैमाने पर होगा
कि जिससे चीज़ें किरण आरेखों द्वारा स्पष्ट हो सके। आगे चलते हैं।